नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत करौली। देखिए, यूरोप महाद्वीप को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और यूरोप महाद्वीप की एक पहली वीडियो हम डाल चुके। मैंने कहा था कि यूरोप 2 भागों में पूरा होगा। पहले वाली वीडियो में एक त्रुटि जो हुई है मित्रों, पहले उसे करेक्ट कीजिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये उत्तरी सागर की जगह काला सागर वहाँ लिखा था, काला सागर नहीं उत्तरी सागर है। और इसी में डागर बैंक है जो कि मत्स्य बैंक है। तो ये जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो सही करना। तो आइए हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप का दक्षिणी पार्ट। लगाएं ध्यान, थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं इसे। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से हम देख लीजिए। यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप जो है, इस यूरोप महाद्वीप में देखिए ऊपर से ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे ऊपर है आइसलैंड। ये हमने चर्चा की है कि आइसलैंड जो है इस पर पूरे पे बर्फ है और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा यानी गल्फ और स्ट्रीम, इस गल्फ स्ट्रीम के कारण ही, गर्म जलधारा के कारण ही आइसलैंड पे जीवन संभव हो पाया है, यानी जीवन संभव हो पाया है। हमारी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि आइसलैंड पर जीवन संभव हुआ है किस कारण। उत्तर होगा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। ये गर्म जलधारा यहाँ की बर्फ को हमेशा पिघलाने का काम करती है, जिससे इसकी कुछ भूमि निवास हेतु साफ रहती है। अच्छा, आइसलैंड के बाद में आप देख रहे हैं इधर है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो मित्रों, नॉर्वे स्वीडन दोनों के बीच में है नॉर्वेजियन सागर। ये जो सागर है नॉर्वेजियन सागर, यहाँ आपको नाम के लिए याद रखना है, आइसलैंड और नॉर्वे के मध्य में नॉर्वेजियन सागर है। इन चीजों की चर्चा हम पहली वीडियो में कर भी चुके हैं। नॉर्वे जैसे मैंने बताया मध्यरात्रि का देश कहते हैं। स्वीडन जहाँ की वॉल्वोवस और साव कारें प्रसिद्ध हैं। फिनलैंड जिसे हम झीलों का देश कहते हैं, मध्यरात्रि का देश, वॉल्वोवस साव कारें यहाँ की प्रसिद्ध हैं। फिनलैंड मध्यरात्रि का देश। यहाँ मैंने आपको नॉर्वे और स्वीडन इन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाने के लिए यहाँ जिलोन पर्वत बताया। कौन सा? जिलोन पर्वत पढ़ा हमने। अच्छा, उसके बाद में फिनलैंड जो है, इधर स्वेज सागर, एक बैरेंटस सागर भी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ओमेगा और दीमा नदियां इनमें आके गिरती हैं, जो आप चर्चा कर चुके हैं। इन चीजों की थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखें मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आइसलैंड जो है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, यानी 4 देश हो गए। और एक हम लेंगे डेनमार्क, तो कितने हुए? 5। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये 5 देश हैं मित्रों। और इन 5 देशों को मिलाकर के स्कैंडिनेवियन के नाम से भी जाना जाता है। स्कैंडिनेवियन, यानी आप लोगों से परीक्षा में इस तरह का सवाल पूछेगा कि स्कैंडिनेवियन में किस देश को नहीं गिना जाता है। तो आइए याद रखिए, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये हो गया डेनमार्क। इन 5 को, यानी जो उत्तरी यूरोप के देश हैं, इन्हें स्कैंडिनेवियन के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेवियन। इसमें दोस्तों 5 देश गिने जाते हैं। कितने देश? 5। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हमने चर्चा की थी कि डेनमार्क के इधर पूर्वी भाग में बाल्टिक सागर है और डेनमार्क के पश्चिमी भाग में उत्तरी सागर है। और ये जो है बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ एक नहर हमने पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था? कील नहर। कील नहर जो पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। कील नहर याद रखें, यह नहर 1972 में निकाली गई। और ये नहर क्या करती है मित्रों? नॉर्वे, स्वीडन इसकी मुख्य भूमि को डेनमार्क की मुख्य भूमि से अलग करने का काम करती है और इधर बाल्टिक सागर के जलीय भाग को उत्तरी सागर से मिलाने का काम करती है। यातायात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहरों की बात करें तो नहरों में सबसे व्यस्ततम है। नदियों में कोई और नदी हम पढ़ेंगे तो ये है दोस्तों कील नहर। अच्छा, इसके बाद में देखिए, फिर हमने चर्चा की है कि फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन जो है, इनके बीच में यहाँ जो जलीय भाग है, ये खाड़ी है और इसे हम बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी।
ये इस महाद्वीप की सबसे छोटी खाड़ी भी मानी जाती है बोथनिया की खाड़ी, और बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के मध्य में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर है, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में है। आइए मित्रों देखते हैं। इसके बाद में ये जो है डेनमार्क है, और इधर आ जाइए, ये हो गया पोलैंड। ये आपको इस तरह याद रखना है, डेनमार्क है, पोलैंड है और बेलारूस है। अच्छा, पोलैंड से एक नदी निकलती है विस्टूला। विस्टूला नदी मित्रों पोलैंड से निकलती है, नदी का नाम है विस्टूला। इस तरह से दोस्तों नाम याद रखना है, विस्टूला। और विस्टूला नदी कहाँ से निकलती है, पोलैंड से, और गिरती है बाल्टिक सागर में। अच्छा, इसके बाद में फिर हम चर्चा किए थे कौन सी, कि ये जो है इधर आप देख रहे होंगे, ये आयरलैंड है मित्रों। आयरलैंड का ये उत्तरी आयरलैंड है, ये दक्षिणी आयरलैंड है, और पूरा जो आयरलैंड है ये आयरिश सागर के जलीय भाग से अलग होता है। तो आयरिश सागर बीच में है, आयरलैंड इधर है पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ। पूर्व में आप देखेंगे ये 3 इकाइयां हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इन तीनों को मिलाकर हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ये स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों इकाइयों को मिला के हम बोल रहे हैं, इस ग्रेट ब्रिटेन और कहिए कि आयरलैंड, इनके बीच में जो जलीय भाग है उसे आयरिश सागर के नाम से पुकारा जाता है। और याद रखें मित्रों, इस आयरिश सागर जो है इन दोनों के बीच में है। इसी आयरिश सागर में इंग्लैंड से निकलने वाली टेम्स नदी गिरती है, और टेम्स नदी के किनारे ही लंदन शहर बसा हुआ है। कई बार पढ़े होंगे लंदन, यानी लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे है। इस तरह के सवाल हमारी एग्जाम में बहुत आते हैं कि लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के। ये टेम्स नदी इंग्लैंड से निकल के आयरिश सागर में गिरती है। अच्छा देखिए मित्रों, ये 3 इकाइयों को हमने बोला था क्या, ग्रेट ब्रिटेन। यदि इन तीनों इकाइयों में हम उत्तरी आयरलैंड को और प्लस कर देते हैं, उत्तरी आयरलैंड, तो याद रखना मित्रों, ग्रेट ब्रिटेन की 3 इकाइयां और एक उत्तरी आयरलैंड, यानी उत्तरी आयरलैंड और ये ग्रेट ब्रिटेन जो तीनों से मिलकर बना है। अगर इन चारों इकाइयों को मिला दिया जाए तो इसी को यूके के नाम से जाना जाता है। क्या, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, यूके के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात देखिएगा, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो 0 डिग्री पर जो देशांतर खींची जाती है, वो देशांतर रेखा मित्रों लंदन से गुजरती है। यानी लंदन से गुजरती है कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम समय मानक रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो हमारा जवाब होगा लंदन से, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें, ये पहले पढ़ चुके थे आप, आगे देखें, ध्यान लगाएं, अब आगे की कहानी सुनिए। तो दोस्तों आगे देखें, एस्टोनिया, ये अधूरा लिखा हुआ है, ये पूरा बोल रहा हूं मैं, आप जब भी नोट्स बनाए तो नोट करते चलें। एस्टोनिया, लाटविया, लाटविया चाहे लातविया कहिएगा, और लिथुआनिया, यानी 3 देश हो गए मित्रों, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। याद रखना, इन तीनों देशों को भी एक नाम से पुकारा जाता है, बाल्टिक प्रदेश, यानी इन तीनों को बाल्टिक प्रदेश कहते हैं। बाल्टिक सागर नहीं बात कर रहा हूं मैं, बाल्टिक प्रदेश। तो आप लोगों से ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए बाल्टिक प्रदेश। और बाल्टिक प्रदेश में मित्रों ये तीनों आते हैं। ऐसा भी सवाल यहाँ दे सकता है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक प्रदेश का भाग नहीं है, तो इन तीनों को याद रखें, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अच्छा, ये तीनों बाल्टिक प्रदेश कहलाते हैं। और स्कैंडिनेवियन आप पढ़ चुके हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा, आगे देखते हैं, ये जो एस्टोनिया है दोस्तों और ये लाटविया है, इन दोनों के मध्य में ये जो खाली जगह है, ये जलीय भाग है, ये रीगा की खाड़ी है, रीगा। याद रखना मित्रों, रीगा की खाड़ी है, रीगा।
तो आप लोगों से एग्जाम में इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। रिंगा की खाड़ी कौन से महाद्वीप में? उत्तर होगा यूरोप महाद्वीप में है। और किन दो देशों के बीच में? तो एस्टोनिया और लाटविया, इनके बीच में है मित्रों कौन सी? रिंगा की खाड़ी। अच्छा आइए आगे देखते हैं। ये हो गई अपनी वस्तुला, जो किस में गिरती है? बाल्टिक सागर में। लेकिन दोस्तों जर्मनी जो यूरोप का देश है, ये जर्मनी का एक स्थान है मित्रों रूर। और याद रखना ये एंथ्रेसाइट कोयले के लिए फेमस है। एंथ्रेसाइट कोयले के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जाना जाता है। इसीलिए रूर क्षेत्र के रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि रूर जो है एंथ्रेसाइट कोयला के लिए बहुत ही फेमस है, जो कि जर्मनी का है। अच्छा इसके बाद में मैंने आपसे चर्चा पहले वाली वीडियो में की थी इंग्लैंड में दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है पेनाइन। याद रखना मित्रों, पेनाइन पर्वत कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और इस पेनाइन पर्वत जो इंग्लैंड में है, इसके अलावा हमने और भी एक बिंदु को जाना था, इसमें मैनचेस्टर भी है दोस्तों। मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है मैनचेस्टर। और ये मैनचेस्टर कहाँ का शहर है? इंग्लैंड का शहर है। और इसी मैनचेस्टर को आधार मान के हम हमारे भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की अधिकता के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर कह लेते हैं। और की रियलिटी यह है कि मैनचेस्टर नगर कहाँ है? इंग्लैंड में। इससे हम लोग तुलना करते हैं। अच्छा देखिए आगे जानिएगा, ये जर्मनी हो गया, पोलैंड ये देश है, बेलारूस। इसके बाद में ये चेक गणराज्य है, नीचे ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये हो गया यूक्रेन की बात करें मित्रों, यूक्रेन का सवाल एग्जाम में आता है। यूक्रेन को दोस्तों पूरे विश्व में रोटी की डलिया कहा जाता है। यानी रोटी की डलिया, पूरे विश्व में रोटी की क्या कहलाता है? डलिया कहलाता है। कौन? यूक्रेन। एग्जाम में पूछेगा कि पूरे विश्व में रोटी की डलिया किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा यूक्रेन। आइए नेक्स्ट बिंदु को जानते हैं मित्रों। देखिएगा यहाँ से जर्मनी से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी याद रखें मित्रों। डेन्यूब कहाँ से निकलती है? जर्मनी के बाद में मित्रों ऑस्ट्रेलिया नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया यहाँ से निकलते हुए दोस्तों ये गिर जाती है काला सागर में। किस में गिरती है? काला सागर। अच्छा डेन्यूब जो है, डेन्यूब नदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो विश्व लेवल पर अपनी पहचान रखती है। ये डेन्यूब जो नदी है मित्रों, इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, यानी तेज प्रवाह के लिए जानी जाती है। बाढ़ों के लिए संसार की कौन सी नदी को जाना जाता है? डेन्यूब नदी को जाना जाता है। बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, जो कि यूरोप में है। हालांकि यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे लंबी नदी तो रूस से निकलती है और उस नदी का नाम है मित्रों वोल्गा यूरोप महाद्वीप की दोस्तों याद रखना। इस रूस से निकलती है, रूस से कौन सी? वोल्गा नदी। और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। किसमें? कैस्पियन। ये इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तो ये भी आपको याद रखना है, रूस से निकलने वाली वोल्गा इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, यानी लंबी। लेकिन डेन्यूब तेज प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आइए जानते हैं एक और नदी है मित्रों, राइन नदी। ये यहाँ लिखा है राइन, देख लीजिए अच्छे से समझें। बाकी आप अपना मानचित्र रखिएगा, उसमें क्लियर करें। तो देखें यहाँ स्विट्जरलैंड है मित्रों, स्विट्जरलैंड से निकलती है, स्विट्जरलैंड से राइन नदी इस तरह दोस्तों, राइन और ये हो गई लो जी नदी, यानी राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है। और स्विट्जरलैंड से निकलने के बाद ये बेल्जियम है। यहाँ केवल हमने बे लिखा है क्योंकि जगह कम है। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। इसके बाद में है दोस्तों नीदरलैंड। यहाँ बहते हुए ये नदी उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। और राइन नदी मित्रों इसके किनारे बंदरगाह बहुत ज्यादा है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो राइन नदी के किनारे है। इसलिए संसार की सबसे व्यस्त नदी भी मानी जाती है। नहरों की बात करें तो तीन नहर हमने बताई, और नदियों की बात करें तो राइन नदी संसार की जो स्विट्जरलैंड से निकल के उत्तरी सागर में गिरती है, संसार की सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है। बंदरगाह इसके किनारे सबसे ज्यादा है।
अच्छा, इसके बाद में देखिए मित्रों, हम बात करते हैं, ये जो हम देख रहे हैं नीदरलैंड, नीदरलैंड आप देखेंगे इधर जर्मनी से सटे है और इधर ये जलीय भाग है पूरा का पूरा। नीदरलैंड की समस्या यह है कि नीदरलैंड के लोगों को निवास के लिए भूमि अवेलेबल नहीं है, यानी जितनी भूमि है लोग उस पर कवर हो चुके हैं और नीदरलैंड जो है इसमें भूमि का अभाव है। तो यहाँ के लोगों ने मित्रों एक टेक्निक निकाल रखी है। ये लोग क्या करते हैं, इधर जर्मनी में बढ़ा नहीं सकते अपना हिस्सा, बेल्जियम में बढ़ा नहीं सकते, तो इधर समुद्र में यानी पानी में 12 समुद्री मील तक जो किसी देश की भूमि का अधिकार होता है, किसी देश की भूमि मानी जाती है, तो ये 12 समुद्री मील तक समुद्र में अपनी जमीन निकालते हैं। और वो निकालते हैं मित्रों तो क्या करते हैं, ये इस तरह मान लीजिए ये हो गया नीदरलैंड, ये मान लीजिए नीदरलैंड है, तो इस तरह यहाँ से एक दीवार खड़ी कर देते हैं और दीवार खड़ी करके इधर के जल को इधर निकाल देते हैं और यहाँ से ये भूमि प्राप्त कर लेते हैं इस तरह से। तो मित्रों ऐसी व्यवस्था को ये लोग क्या कहते हैं, तटबंध, तटबंध बनाते हैं ये लोग, तट बनाते हैं, तटों को क्या करते हैं, बांधने का काम, तटबंध। और ये जो तटबंध बनाते हैं, तटबंधों को मित्रों डाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइक। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, पूरे विश्व में डाइकों के लिए जाना जाता है कौन, नीदरलैंड। इसी प्रकार से इसी शैली को अपने मुंबई में भी अपनाया गया है। मुंबई जो द्वीप, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसी है, चारों तरफ जलीय भाग है, भूमि की कमी है, तो ऐसे यहाँ भी कुछ किया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में डाइक यानी तटबंधों के लिए, जिन्हें डाइक कहते हैं, इनके लिए जाना जाता है कौन, नीदरलैंड। नीदरलैंड को दोस्तों जाना जाता है डाइक बनाने के लिए। अच्छा देखिए आगे देखते हैं, ये जो है नीदरलैंड की हमने बात की थी, डाइक यानी तटबंधों के लिए जाना जाता है क्या, नीदरलैंड। और मित्रों ये जो है इसके बाद में स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं नीचे, इसे पूरे विश्व में खेल का मैदान कहा जाता है। खेल का मैदान यानी पूरे विश्व में खेल का मैदान कहलाता है कौन, तो हमारा जवाब होना चाहिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को विश्व में खेल का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए नीचे की ओर चलते हैं, ये ऑस्ट्रिया हो गया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया। अच्छा ये ग्रीक देश है मित्रों, तुर्की देश है। तो एक तरफ से हम इधर से क्लियर करते हैं सारी स्थिति को। ये फ्रांस हो गया, फ्रांस, फ्रांस के बारे में जान लीजिए मित्रों। फ्रांस जो है याद रखें, फ्रांस, इस फ्रांस को याद रखिए, सुरा, सुरा कहते हैं मित्रों मदिरा यानी शराब, प्लस सुंदरियों का देश माना जाता है, यानी सुरा सुंदरियों का देश कहलाता है कौन, तो हमारा जवाब होगा क्या, फ्रांस। और दोस्तों फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये भी आपको याद रखना है, पेरिस ये संसार का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, इसे सबसे ब्यूटीफुल नगर के नाम से जाना जाता है, किसको, पेरिस को। और ये जो पेरिस है मित्रों, कौन, पेरिस याद रखें, ये कहाँ, फ्रांस की क्या है, राजधानी है। तो ये सुरा सुंदरियों का देश है कौन, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या, पेरिस है। और पेरिस को सबसे कैसा, सुंदर नगर के नाम से जाना जाता है, यानी सबसे सुंदर क्या नगर इसे कहते हैं, पेरिस को। अच्छा पेरिस जो है मित्रों, एक चीज और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, यहाँ को दर्शाई नहीं गई है। पेरिस जो है इसकी राजधानी सीन नदी के किनारे स्थित, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे और पेरिस सीन नदी के किनारे क्या है, स्थित है। आइए जान लेते हैं आगे की कहानी। देखिए आगे जो है ये फ्रांस हो गया मित्रों, इस फ्रांस में दो पर्वत है, एक वासेज पर्वत है जो कि फ्रांस के उत्तरी भाग में, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वासेज पर्वत कौन से महाद्वीप में है, तो यूरोप में। और यूरोप के किस देश में है, तो यूरोप के मित्रों फ्रांस में है वासेज पर्वत, यानी वासेज क्या पर्वत। मित्रों वासेज जो पर्वत है वो इस फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित है। अच्छा फ्रांस के दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें, तो फ्रांस के दक्षिणी भाग में भी इस तरह से एक पर्वत है, और वो है मित्रों पेरेनीज या पेरेनीज, कई जगह इस नाम से लिखा जाता है पेरेनीज, या कई जगह पिरेनीज के नाम से लिखते हैं। तो ये दक्षिणी भाग में ये पर्वत स्थित है। आगे देखते हैं, आइए एक पर्वत मित्रों फ्रांस में, यहाँ से लेकर के हम देख रहे होंगे ये फ्रांस हो गया, फ्रांस के बाद में आ जाइए, इधर से हो जाएगा ये अपना फ्रांस है, यहाँ स्पेन, स्पेन से स्टार्ट होता है स्पेन, फ्रांस,
और इधर घूम के आ गया कहाँ पर, इटली में। और ये आल्प्स पर्वत है दोस्तों। आल्प्स जिसे यूरोप महाद्वीप का हिमालय कहा जाता है, यूरोप का हिमालय कहलाता है आल्प्स पर्वत, याद रखना, जिसमें ब्लॉक सुरंग है। आल्प्स पर्वत ब्लॉक पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत को यूरोप का क्या कहते हैं, यूरोप का हिमालय कहा जाता है। और ये स्पेन, फ्रांस, और ये इधर आ जाइए आप, इटली, ये यहाँ तक इटली है। इटली जिसकी राजधानी रोम होती है और मुद्रा होती है लीरा। अच्छा, आल्प्स पर्वत है, तो आल्प्स पर्वत को यूरोप का हिमालय कहते हैं। आगे देखें मित्रों, यहाँ से ध्यान लगाएं, ये जो है फ्रांस, इसी फ्रांस से एक रोन नदी निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है नीचे, यानी फ्रांस से निकलती है मित्रों रोन नदी। याद रखना, रोन नदी फ्रांस की नदी है, फ्रांस से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर की अगर बात करें तो ये इटली है, इधर ये फ्रांस है, और इधर हो गया स्पेन। इन तीनों के बीच के जलीय भाग को हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, भूमध्य सागर। अच्छा, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया स्पेन, और इधर हो गया क्या, इटली। इटली हो गया, तीनों के बीच में है भूमध्य सागर। और ये हो गई रोन नदी जो कि फ्रांस से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। आइए बात करते हैं स्पेन की। स्पेन जो देश है दोस्तों, देखो स्पेन और फ्रांस दोनों के बीच में ये जो जलीय भाग आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बिस्के की खाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिस्के यानी बिस्के की खाड़ी। और दोस्तों ये इस महाद्वीप की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है, बिस्के की खाड़ी, यानी फ्रांस और बिस्के, स्पेन के मध्य में है ये बिस्के की खाड़ी। तो इसके बाद में देख लीजिए, और ये सबसे बड़ी खाड़ी भी है बिस्के की। अच्छा, स्पेन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, स्पेन, इस स्पेन की यदि हम बात करें, स्पेन तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल कई बार आया एग्जाम में, सांडों की लड़ाई। मित्रों यहाँ पर सांडों से लड़ना पड़ता है, कई बार तो लोगों की जान चली जाती है। सांडों की लड़ाई यानी सांडों की लड़ाई, ऐसे एक कटघरे में सांड को छोड़ के और व्यक्ति उसका सामना करता है अपनी चतुराई से, उसका डायरेक्शन खराब करता है। तो देखिए सांडों की लड़ाई कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो उत्तर होगा हमारा स्पेन। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखते हैं। स्पेन जो है यहाँ से एप्रो नदी निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। स्पेन की एक नदी है दोस्तों, याद रखना, एप्रो। एप्रो नदी स्पेन से निकलती है और कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ देख रहे होंगे इस तरह दर्शाया गया, एप्रो नदी है और यहाँ से निकल के ये गिर गई भूमध्य सागर में। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए, इस स्पेन के दक्षिणी भाग में सियरा मोरेना और ये सियरा नेवादा, ये दो पर्वत हैं, सियरा मोरेना और सियरा नेवादा। और ये जो हम हल्का सा देश देख रहे हैं स्पेन के इधर पूर्वी भाग में, ये है पुर्तगाल। मित्रों इसका नाम तो सुने ही होंगे, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो भारत की खोज की है 1498 में। तो पुर्तगाल देश है मित्रों, कई बार आप इसका नाम सुने होंगे। अच्छा, ये हो गया। अब आइए बात करते हैं किसकी, इटली की। इटली की बात करते हैं मित्रों। इटली एक ऐसा देश है, ध्यान लगाएं, इटली ये भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। भारत की तरह कृषि प्रधान देश है यूरोप का, क्या, ये इटली। इसीलिए यूरोप का भारत कहलाता है कौन, इटली। इटली को यूरोप महाद्वीप का भारत के नाम से जाना जाता है। और इटली में मित्रों ये पर्वत है एपेनाइन पर्वत। इटली में एक पर्वत है, कौन सा, एपेनाइन। एपेनाइन पर्वत कुछ लोग समझ रहे होंगे कि अभी बताया था एपेनाइन, वो मित्रों एपेनाइन नहीं, इधर हमने पेनाइन पढ़ा था। पेनाइन इंग्लैंड में है और एपेनाइन कहाँ पर है, इटली में है। इस पर्वत एपेनाइन पर्वत है मित्रों, कहाँ पर है, इटली में है। और याद रखें इटली जो है, इस इटली में दोस्तों क्या अंगूर की खेती होती है, यानी अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन, इटली। और यह अंगूर से क्या बनती है, शराब बनाई जाती है, शराब, शैंपेन शराब बनती है दोस्तों, याद रखना, शैंपेन। तो ये इसके लिए भी प्रसिद्ध है, अंगूर की खेती के लिए। और जैतून, जैतून के लिए भी प्रसिद्ध है कौन, कौन प्रसिद्ध है, इटली। तो यूरोप का भारत कहलाता है मित्रों कौन, इटली। इटली को क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखिए मित्रों, आइए, ये इटली है। इटली के दक्षिण में आप देख रहे होंगे ये आयोनियन सागर है। पूछेगा, ये नाम के लिए याद रखना, इटली के दक्षिण में जलीय भाग को क्या कहते हैं, आयोनियन सागर।
इटली के आप इधर उत्तर पूर्व में देखेंगे एड्रियाटिक सागर, और इटली की एक नदी है पो नदी। पो नदी मित्रों, ये पो नदी इटली की है, और पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है, यानी पवित्रता के कारण इटली की गंगा कहलाती है पो नदी। अच्छा, पो नदी जो है वो यहाँ से निकलती है एपेनाइन पर्वत से, और इधर उत्तर पूर्व की ओर एड्रियाटिक सागर में जाके गिरती है। तो एड्रियाटिक सागर जो है इटली के उत्तर पूर्व में है, और इटली के इधर देखेंगे आप थोड़ा नीचे, ये जो है एजियन, ये सागर है मित्रों, कौन सा, ये हो गया आपका आयोनियन सागर, जो कि दक्षिण से लेके पूर्वी भाग तक है। और आयोनियन सागर मित्रों ग्रीक देश को इटली देश से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। ग्रीक को अलग करता है आयोनियन सागर। इटली के बिल्कुल दक्षिण में एक और सागर है मित्रों, टीरियन सागर। टीरियन सागर याद रखें, इटली के दक्षिण में है, सिंपली द्वीप है यहाँ पर, उसके पास में है टीरियन सागर। अब यहाँ जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रीक जो देश है मित्रों, देखिए ग्रीक का पुराना नाम मित्रों यूनान है, कई जगह यूनान लिखा मिलता है, ग्रीक का पुराना नाम है यूनान। अच्छा, ग्रीक जो देश है, और इधर आप आएंगे तुर्की, इस ग्रीक और तुर्की के बीच में यहाँ पर है एजियन सागर, कौन सा, एजियन सागर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्रीक और तुर्की के बीच में है एजियन सागर। इसके बाद में देखेंगे मित्रों, ये जो ग्रीक है इधर तुर्की है, और यहाँ भी हमने तुर्की बनाया है। आप सोचे होंगे दो तुर्की है क्या, बिल्कुल मित्रों दो तुर्की है। एक तुर्की एशिया महाद्वीप में आता है, और एक तुर्की आता है किसमें, यूरोप महाद्वीप में। ये जो हम देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं, ये वाला तुर्की ये आता है यूरोप में, और ये आता है एशिया में। और यूरोप वाले जो तुर्की है, यहाँ के लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं, इसीलिए यूरोप वाले तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है मित्रों, यानी यूरोप का मरीज कहलाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो याद रखना तुर्की को। लेकिन कौन से वाले तुर्की को कहते हैं, यूरोप में जो तुर्की आता है। एक इम्पोर्टेंट सवाल यह बनता है कि ये जो है यूरोपियन तुर्की है और ये एशियन तुर्की है, इन दोनों को अलग कौन करता है, तो मित्रों दोनों के बीच में जलीय भाग है, और इसे हम लोग बोलते हैं मारमारा सागर, यानी मारमारा सागर इन दोनों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। तो याद रखना, एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की दोनों को अलग करता है कौन सा सागर, मारमारा सागर। अच्छा, ये ग्रीक आप देख रहे हैं मित्रों, इसमें भी एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है पिंडस पर्वत। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं एग्जाम में, पिंडस पर्वत। ये पिंडस पर्वत दोस्तों कहाँ पर है, ग्रीक में स्थित है। इसके बाद में देखिएगा एक और, ये जो हमने पढ़ा था ये स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी एक पर्वत है मित्रों, स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जूरा पर्वत कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप की मैंने एक मानचित्र के राजनीतिक दृष्टि से बातचीत की है। बाकी के फैक्ट तो छोटे छोटे हैं। यूरोप महाद्वीप विश्व का 6वां बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से 3रा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप के पूर्वी तट जो कि सकरा है, फ्योर्ड तट कहते हैं। यूरोप महाद्वीप जो है मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप एशिया से जुड़ रहा है, यूराल पर्वत से अलग होता है। ये सारी चीजें तो आप फैक्ट के रूप में बुकों में पढ़ सकते हैं। हुआ की महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो ये थी। तो धन्यवाद मित्रों। अगला नेक्स्ट जो महाद्वीप हमारा चलेगा वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।